नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग आरआरबी एलपी 2024 में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा जैविक घटक सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। विच बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि जो इकोसिस्टम में कौन सा बायोटिक जो कंपोनेंट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हम पार्ट 1 में ही बताए थे आप लोग को, ठीक है, कि एक पिरामिड बनाए थे। अब इसमें हम आप लोग को समझाए थे कि पहले जो होता है वो होता है उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर होता है, फिर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर होता है टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो आप लोग यहाँ पे पिरामिड में देखिए, और हर स्टेट में एनर्जी का लॉस होते जाता है। यानी कि यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे एनर्जी कम होगा। ठीक है, यहाँ पे उत्पादक से स्टार्ट होता है, फिर शाकाहारी, फिर प्राइमरी स्टेट का शाकाहारी, फिर उसके बाद प्राइमरी स्टेट का सेकेंडरी स्टेट का शाकाहारी, फिर प्राइमरी स्टेट का मांसाहारी, फिर सेकेंडरी स्टेट का मांसाहारी, और एक होता है यहाँ पे सबसे ऊपर में टॉप कार्निवोरस जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो वो होता है। लेकिन ये बताए थे कि बैक्टीरिया किस पे स्थान नहीं होता, क्योंकि वो डिकम्पोजर है, ना कि एक पारिस्थितिक तंत्र का। इसमें हम लोग इसको नहीं रखते, फिट नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज़ पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा जैविक घटक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है, यहाँ पे आप पिरामिड देख के बता सकते हैं कि सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है। सबसे अत्यधिक मात्रा में उत्पादक जो प्रोड्यूसर है वो पाया जाता है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, तो कौन सा पाया जाता है, उत्पादक, प्रोड्यूसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की घटना किस पर आधारित होता है। अब देखो, दर्पण जो होता है, दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। अब दो हम लोग दर्पण से लेकर समझते हैं, एक तो उत्तल, एक सबसे पहले लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हम लोग जब लाइट आता है यहाँ से, ठीक है, लाइट आया, टकराया, और टकराने के बाद एक जगह पे आके मिलता है, फिर लाइट आया, टकराया, एक जगह पे मिलता है। तो जहाँ पे मिला, ठीक है, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। जहाँ से लाइट आया और जहाँ पे मिलता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आया, टकराया और मिला, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो, यहाँ पे मिला आके, वास्तविक में मिला। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण में लाइट आया, आके टकरा के इधर चला गया, कहीं पे मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिलेगा, ये तो अनंत में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि इस फोकस पे लाइट, इसके पीछे, दर्पण के पीछे यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होता है इस तरह से। ठीक है, या अब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लाइट मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, इमेज वहीं पे बनता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वहीं पे होता है। अब कब होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है। देखो लाइट के रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा है, लाइट के रिफ्लेक्शन यहाँ भी हो रहा है। ठीक है, जब दोनों ही जगह पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और जब मिलता है, ठीक है, यहाँ से आया, रिफ्लेक्ट हुआ, इधर आ गया, फिर यहाँ से गया, रिफ्लेक्ट हो गया, इधर चला गया, लेकिन यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होकर वास्तव में मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इमेज वहीं पे बनता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर वास्तविक में मिल रहा है तो उसको रियल इमेज बोलते हैं, उसको रियल इमेज बोलते। और अगर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो उसको काल्पनिक इमेज या फिर वर्चुअल इमेज बोला जाता है। ठीक है, इसको वर्चुअल इमेज बोला जाता है। ठीक है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देखें कि जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ देखो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे लाइट मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, इमेज वहीं पे फॉर्मेशन बनता है, इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में हानिकारक उपापचयी अवशिष्ट को हटाने की जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है। उपापचयी अवशिष्ट का मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को जब हमारे शरीर से हटता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना था। तो देखिए, श्वसन से भी हमारे शरीर में जो होता है गंदगी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से निकलता है, लेकिन इस प्रोसेस को पूछा गया है। ठीक है, और ये सही जवाब भी नहीं होता क्योंकि प्रोसेस ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। और इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन, उत्सर्जन जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि किडनी से सबसे ज़्यादा होता है, जो मूत्र के थ्रू निकलता है, पेट से भी होता है, मल के थ्रू निकलता है, अच्छा श्वसन के थ्रू होता है, पसीना के थ्रू होता है, ये सब क्या होता है, एक्सक्रेशन होता है। ठीक है, उत्सर्जन होता है हमारे शरीर से। चलिए नेक्स्ट है, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 2 किलोग्राम का वाला पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से चलता है, यानी कि इसका वेग कांस्टेंट है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। अब बताओ, गतिज ऊर्जा नहीं सकोगे, ये यहाँ पे में स्क्वायर होता है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 25, इसका हो जाएगा 25 जूल, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 25 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम, मास दे रखा कितना 2, और भी का मान दे रखा कितना 5, तो भी का स्क्वायर, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, हाफ एम भी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 2 से ये 2 तो कट जाएगा, 5 25 25, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देख के ही इसको बना देना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी जीव में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक लक्षण किससे प्रभावित होता है। तो प्रत्येक जीव में
हर एक जीव में जो होता है उसका जो लक्षण होता है वो किससे प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पे कि केवल मातृ डीएनए से, यानी कि ओनली मैटरनल डीएनए ओनली, फिर उसके बाद बोला केवल पितृ डीएनए से, यानी कि ओनली पैटर्नल डीएनए से, मातृ और पितृ दोनों डीएनए से। ठीक है, तो इतना मत पढ़ो, सीधा सीधा देखो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई बच्चे जो होता है जन्म लेता है उसका गुण माँ बाप से आता है, यानी कि उसका जीन, माँ बाप का जीन, दोनों का जीन ट्रांसफर होकर बच्चे पे आया है। ठीक है, तो जो पेरेंट होता है यानी कि एक पेरेंट हो गया, एक मदर हो गया और एक फादर हो गया। ठीक है, एक फादर हो गया। अब इन दोनों का गुण किस पे आया, बच्चे पे आया, चाइल्ड पे आया। तो क्यों आया, क्योंकि इसके थ्रू जीन आया, इन दोनों का जीन इसमें आया, इस बच्चे पे आया। ठीक है, और जीन कहाँ पे रहता है, तो डीएनए में रहता है, डीएनए में रहता है। ठीक है, तो अगर डीएनए के थ्रू आ रहा है गुण तो उसको क्या बोलेंगे, ना तो सिर्फ ना तो माँ में हो सकता केवल, ना तो पिता में, दोनों में होता है, यानी कि माँ और बाप दोनों का गुण उसमें आता है, दोनों का जीन उसमें आता है। ठीक है, यानी कि दोनों का डीएनए से इसको हम लोग प्रभावित करता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिर एक न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखने पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि बस पढ़ते पढ़ते आपको आंसर दे देना चाहिए। देखिए अवतल दर्पण पूछा गया है, ये लो अवतल दर्पण बना दो। अवतल दर्पण में बोला गया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब इसका फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखने पर 20 सेंटीमीटर पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और 20 सेंटीमीटर बनता है। देखो तो पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि जो फोकस का जो डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस और इधर कर देने से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है। अगर हम 10 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा देते हैं तो हम लोग को पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, आर का जो वैल्यू होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि 10 इधर है तो यहाँ से और 10 कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि 10 यहाँ से यहाँ तक है, 10 और बचा। तो डायरेक्टली कहाँ पे बनेगा, अगर प्रतिबिंब मेरे को यहाँ बन रहा है तो वस्तु भी कहाँ रखा जाएगा, यहीं पे रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ये क्वेश्चन बस एकदम लॉजिक था, देखता और कर देता। और चूंकि दर्पण है, अवतल दर्पण है और इस तरफ बन रहा है, अगर इस तरफ बन रहा है तो ये नेगेटिव में जाएगा सब, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जिसको न्यूमेरिकल बनाना है तो देखो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दोनों का वैल्यू पुट करो। यहाँ पे देखो 1/- माइनस का था, फिर माइनस का 1/20, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1/20 और यहाँ पे माइनस में ही रहेगा। अब इसको देखो एलसीएम ले लेते हैं दोनों को, तो 20 माइनस का 2 और इधर 10 दूनी 20 और फिर प्लस 1 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो फिर यू का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसको जैसे बनाना है वैसे तो हम तो बोलेंगे कि आप लोग लॉजिकली याद रखिए, बहुत बढ़िया है। अगर अच्छा से किए हैं तो आराम से क्वेश्चन पढ़ते ही आप बना देते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, सही कथन को चुना था, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए अब इस क्वेश्चन को परागण के बारे में, पोलिनेशन के बारे में पूछा गया। हम फिर से एक बार समझाते हैं, कल भी समझाए थे इसको और एक बार समझा देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। ठीक है, एक फ्लावर ले लेते हैं सबसे पहले। चलो ये एक फ्लावर है मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई एक फ्लावर है, यहाँ पे फीमेल गैमेट होता है, यहाँ पे होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, और यहाँ पे होता है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे फीमेल ऑर्गन होता है और यहाँ पे गैमेट नहीं है, ये ऑर्गन है, और यहाँ पे होता है मेल ऑर्गन। ठीक है, फीमेल ऑर्गन को आप लोग को पता है फीमेल ऑर्गन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमेन और इस पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तीनों को मिला देंगे तो पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग पिस्टल। इसको या तो फिर इसको बोलते हैं, चलो इतना ही अभी याद रखो। ठीक है, अब पोलिनेशन किसको बोलते हैं, जब परागकण, और परागकण कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, एंथर पे बनता है। ठीक है, यहाँ पे मेल गैमेट, मेल के पास बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बनता है परागकण। परागकण का मेल ऑर्गन से फीमेल ऑर्गन पे, यानी कि स्टेमन एंथर से स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस, यहाँ एंथर है और ये स्टिग्मा है। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस को, यहाँ तक आता है, उसको क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं बोला जाता, पोलिनेशन क्या बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे ओवरी में होता है, इस जगह पे होता है फर्टिलाइजेशन। फिर जब ये एंथर का पोलन ग्रेन जब यहाँ से यहाँ तक आता है और यहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है, ना कि स्टिग्मा में होता है। ठीक है, तो अब पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोलिनेशन। अब देख लो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे देखो परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण, यानी कि पोलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमेन टू स्टिग्मा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बताए थे मेल वाला, इसको पूरा को स्टेमेन बोला जाता है। ठीक है, स्टेमेन से स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस को ही, स्टिग्मा ये वाला है, स्टिग्मा तक आने के प्रोसेस को ही पोलिनेशन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इकाई का प्रतीक क्या है। तो देखिए परमाणु द्रव्यमान का जो इकाई है उसका प्रतीक पूछा गया था। तो देखिए आप लोग जब जानते हैं, जैसे कि
हम लोग निकालते हैं सोडियम का, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 23 होता है। अब 23 के बाद हम लोग यू लिख देते हैं इस तरह से, 23U, तो यही इसका प्रतीक होता है यू। और ये यू क्या आइडेंटिफाई करता है, ये करता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट को करता है आइडेंटिफाई यू, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोग सिर्फ इसका प्रतीक पूछा गया था तो इसका यू हो जाता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, कौन सा एक इमल्सन का उदाहरण है, आपको ये बताना था। इमल्सन, ठीक है, यानी कि पायस, जिसको हिंदी में हम लोग पायस कहते हैं, इमल्सन। तो इमल्सन होता क्या, सबसे पहले जब तक ये नहीं जानेंगे तो आप लोग मतलब आगे कैसे बढ़ेगा, आप ऑप्शन से भी आप लोग नहीं खोज पाएगा, ठीक है। तो इमल्सन होता क्या कि जब दो लिक्विड, वैसा दो लिक्विड जो आपस में मिलता नहीं है, जो आपस में मिलता नहीं है, ठीक है, कभी भी आप लोग आपस में घुलेगा नहीं, लेकिन जब एक लिक्विड दूसरे के ऊपर में आ जाता है तो इसी को इमल्सन कहा जाता है, ठीक है। घुलता नहीं लेकिन एक लिक्विड दूसरे पे समा जाता है। चूंकि देखिए लिक्विड होता है, अब लिक्विड के अणु दूर दूर में होता है, तो एक अणु दूसरे अणु पे आ जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से फिक्स हो जाता है, लेकिन ये मिलता नहीं आपस में, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है इमल्सन, ठीक है, इमल्सन। अब इमल्सन किसको बोलते हैं, तो फॉर्म क्या है, कोलाइडल है। स्पॉन्ज क्या है, स्पॉन्ज एक ठोस में लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको स्पॉन्ज कहा जाता है। रबड़ क्या है, रबड़ से एक क्या उसको बोलते हैं, बहुलक बोल सकते हैं, इसको बहुलक है, ठीक है, बहुलक है। तो बचा क्या मेरे पास, तो फेस क्रीम एक इमल्सन है, ठीक है, फेस पे लगाने के बाद इसको मिलाएंगे तो धीरे धीरे वो पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है, ये इमल्सन है। जब दो लिक्विड है लेकिन वो मिला हुआ नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ है, ठीक है, इमल्सन कहलाता है। कोलाइडल क्या है, जब कोई ठोस में गैस घुसा हुआ रहता है, गैस का बुलबुला उसमें डाला गया रहता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म। जैसे कि फॉर्म हो गया, फॉर्म क्या है, फॉर्म एक आपका कोलाइडल है, ठीक है। जब कोई ठोस में गैस भरा जाता है, गैस को बुलबुला किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोलाइडल बोला जाता है। देखिए ऐसा समझ में आप लोग को नहीं आएगा, हम एक चैप्टर पूरा करवा के रखे हैं, मैटर एंड इट्स स्टेट, ठीक है, मैटर एंड इट्स स्टेट, ठीक है, ये एक चैप्टर हम करवा के रखें, आप लोग उसको जाइए, उसको पढ़िए एक बार, ठीक है। ये सारा जितना भी है सारा कुछ हम बताएं उसको, अगर उसको पढ़ने के बाद अगर आप लोग इसको को नहीं कर लेंगे और अगर पूरा चैप्टर आपको अच्छा से नहीं समझ में आएगा तो मेरा वीडियो आप लोग देखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना अच्छा से हम वो पूरा चैप्टर पढ़ाए, इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि हमको पता था कि जब हम प्रीवियस ईयर का देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैटर एंड इट्स स्टेट से पूछा गया था, ठीक है। आप लोग जाइए उस चैप्टर को एक बार कर लीजिएगा, आप लोग को पूरा पता चल जाएगा कि कोलाइडल क्या है, इमल्सन क्या है, जो बहुलक होता है वो क्या होता है, इस सारा कुछ हम बता के रखे हैं, ठीक है। और देखिए यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जाइलम का कार्य क्या है। जाइलम का कार्य और फ्लोएम का कार्य किसको नहीं पता, सबको पता है। जाइलम क्या करता है, जल और मिनरल का फ्लो करवाता है, नीचे से इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होता है जाइलम का, और ये यूनि डायरेक्शन होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, नीचे से ऊपर। लेकिन फ्लोएम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम फूड को पूरा पौधे में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये बाई डायरेक्शनल होता है, फ्लो करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइलम का पूछा है, जाइलम में क्या होगा, जल और खनिज का परिवहन करवाता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन अपने सभी अपरूपों में ऑक्सीजन में जलने पे क्या देगा, जब कार्बन जलेगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सिंपल से तो क्वेश्चन था, कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही देगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बंद परिपथ में 50 सेकेंड में 100 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा निकालना है। तो देखो धारा क्या होता है, प्रति सेकेंड फ्लो किया गया चार्ज को ही धारा करंट कहा जाता है, ठीक है। हर एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर पे, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को करंट कहा जाता है, ठीक है, उसी को करंट कहा जाता है। तो बोला गया क्या, चार्ज फ्लो हर एक सेकेंड में, ठीक है, चार्ज जब फ्लो होता है प्रति सेकेंड, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, C/कूलम, इसको कूलम लिखते हैं, माफ कीजिएगा चार्ज को, और ये टाइम हो गया। तो टाइम को हमेशा सेकंड में लीजिएगा और इसको कूलम में लीजिएगा, ठीक है, चार्ज को। अब देखिए 100 कूलम दे रखा है और समय कितना मेरे पास दे रखा है 50, तो 50 दूगनी 100, कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा कोशिका अपना आकार बदल सकता है। अब बताना है कि आपको कौन सा ऐसा कोशिका है जो अपना आकार बदल सकता है। तो अपना आकार बदलने के लिए किसको हम लोग जानते हैं, अमीबा को, ठीक है, ये तो अमीबा हो गया। लेकिन अगर ये पूछ देगा कि मानव शरीर में ऐसा कौन सा कोशिका जो अपना आकार बदल सकता है, तो वहाँ पे हो जाएगा WBC। मानव शरीर में WBC भी होता है जो सेम अमीबा की तरह ही अपना आकार को बदलते रहता है। WBC का कोई फिक्स आकार नहीं होता, कभी ऐसे तो कभी ऐसे तो कभी ऐसे, कुछ भी आकार का वो अपना ले लेगा, ठीक है। तो WBC मानव शरीर में, और ऐसे अमीबा हो गया, यूनिसेलुलर में अमीबा होता है जो अपना आकार को बदल सकता है, ठीक है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, ले ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में क्या पढ़ते हैं, क्या बनता है। तो जब भी कोई अम्ल और किसी क्षार के साथ यानी कोई एसिड कोई बेस के साथ जब अभिक्रिया करवाता है, रिएक्शन करवाता है, तो क्या बनता है, तो साल्ट बनता है। और
H2O पानी बनता है, ठीक है। तो ये बनता है, और ये क्या है कि न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे कहाँ पे दिया है, लवण और जल बनता है, ठीक है। इसका एक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे हाँ ठीक, जब Fe3O4 को मैग्नेटाइट बोला जाता है, ठीक है। जब मैग्नेटाइट बनाने के लिए कितने जल अणुओं की आवश्यकता होती है, तो मैग्नेटाइट जब बनता है, मैग्नेटाइट बनाने के लिए कितने जल अणुओं की आवश्यकता होती है, तो मैग्नेटाइट बनाने के लिए 4 जल अणुओं की आवश्यकता होती है। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 4। अब इसका आप लोग रिएक्शन देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जब आयरन को वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नेटाइट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये रिएक्शन आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है? अभी बताए थे आप लोग को, जो पाइल सिंबल में पूछा था, ठीक है। इमल्सन में क्या होता है देखना, अगर हम एक पत्थर को या फिर एक लोहे के इस तरह से चपटा, 2 लोहे को हम लोग आपस में सटाते हैं, तो क्या ये लोहा इसके साथ अंदर घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा। क्यों? क्योंकि लोहा एक सॉलिड है। सॉलिड के जो इंटरमोलिकुलर गैप जो होता है बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर होता है, ना ही होता है, ठीक है। तो ये इसका जो एटम होता है बहुत इस तरह से एकदम कसा हुआ रहता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है कि इसमें स्पेस नहीं होता है, ठीक है, जो कि एक जो है दूसरे के अंदर में नहीं जा पाता है, ठीक है। ये तो हो गया ठोस में। लेकिन लिक्विड में क्या होता है कि एक लिक्विड के अणु एटम जो होता है ये इस तरह दूर दूर में होता है। अब अगर दूसरा लिक्विड को हम लोग इस तरह से रखते हैं इसके में, तो इसका वाला एटम इसमें अंदर में जा सकता है, जो गैप रहता है उसमें। देखिए मिलना यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसमें मिल जाएगा तो मिलना हो जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है, इसका गैप में यहाँ पे आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पे मिल गया, यानी कि अब इससे क्या समझ में आ रहा है, जल का उबलना, ये क्या होता है, एक स्टेट को ट्रांसफर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट फॉर्म का चेंज हो जाता है, यानी कि लिक्विड था अब गैस बन गया। ये तो होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट का जल में समान रूप से फैलना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट पे जल का समान रूप से फैल जाना, ठीक है, ये क्या होता है, इसका उदाहरण होगा कि बताता है कि कोई मतलब जो 2 लिक्विड है उसके बीच में, ठीक है, जो 2 पदार्थों के बीच में इंटरमोलिकुलर गैप होता है, ये बताता है, ठीक है। आप गैस ले लो, गैस में बहुत ज़्यादा गैप होता है, यानी कि 2 गैस को मिलाओगे तो ये बहुत जल्दी मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो कितना सारा इन्वायरमेंट में देखो, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सब एक दूसरे पे मिला है, लेकिन सब अलग अलग है, हम लोग को पता चलता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया गया इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट का जल में समान रूप से फैलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से 6 गुना है तो सही उत्तर क्या कौन सा होगा? तो अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा से 6 गुना है, इसका मतलब जो पृथ्वी पे जो होगा 6 गुना होगा, यानी कि उसका जो भार जो होगा पृथ्वी पे 6 गुना होगा, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास और भार, वेट, ये दोनों में अंतर आप लोग समझ में आ रहा? भार और मास, ये जो भार है ये एक बल है, और मास जो है उस पदार्थ में, कोई भी पदार्थ में उसका पदार्थिक गुण, यानी कि जो उसमें एटम या फिर जो उसका मटेरियल है वो कितना है ये बताता है, ये मास। और वेट क्या बताता है? वेट क्या बताता है कि ये एक फोर्स है, ठीक है। फोर्स क्यों है? क्योंकि इसमें मास और प्लस ये जो मास है और ग्रेविटेशनल फोर्स का जी को भी ऐड कर देंगे तब जाकर कहीं वेट बनता है। इसको न्यूटन में लिखते हैं और इसको केजी में लिखते हैं, ठीक है। इसका यूनिट न्यूटन होता है, इसका यूनिट केजी होता है। ये सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पूछा गया, यदि पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण चंद्रमा से 6 गुना है तो भार भी इसका 6 गुना हो जाएगा पृथ्वी पे चंद्रमा की तुलना में, ठीक है। चलिए, अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी आदि को ज्ञान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? जो भी अयस्क है, जैसे कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये एल्युमिनियम हो गया, ये सब तो अभी शुद्ध रूप में है, लेकिन जब ये अशुद्ध रूप में होता है तो उसको अयस्क बोला जाता है उस चीज़ का, ठीक है। अब उसको निकालने के बाद ये शुद्ध रूप में, इसको हम लोग तांबा या लोहा या फिर चांदी कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब उसमें अशुद्धियाँ मिला हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जो अशुद्धि है इसका मेटल तो निकल गया, प्योर मेटल। अब जो अशुद्धि बचा उसको बोला जाता है, जैसे कि रेत हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब अशुद्धियों को हम लोग बोलते हैं गैंग, ठीक है। इसको गैंग बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। धारावाहक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप किस पे निर्भर करता है? जब भी कोई धारावाहक चालक होगा, अब उसमें जब करंट देंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। अब मान लेता कोई इस तरह से हम तार का एक स्ट्रक्चर बना दिए, ट्रायंगल, अब इसमें हम करंट दौड़ा दिए, करंट दौड़ाएंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से उत्पन्न होगा, ठीक है, उत्पन्न होगा। तो अब देखो
ये जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ ये किस तरह से, जिस तरह से कंडक्टर था, जिस तरह से ये जो चालक था उसी के रूप में बन गया, आपको इस तरह सर्कुलर बना दी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमको जनरेट होगा वो किस तरह से बनेगा, सर्कल ही बनेगा। अब इस तरह से स्क्वायर है, अब स्क्वायर है तो इस तरह से वो भी स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। तो जिस आकार का चालक का जो आकार होता है वही आकार में ले लेता है, यानी कि ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालक के आकार का शेप में ले लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन के दर को बल कहा जाता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, दर पूछा गया ना तो टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। तो चेंज इन मोमेंटम इसको याद रख लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मोमेंटम बटे टाइम, चेंज इन मोमेंटम बटे चेंज इन टाइम। आप लोग डायरेक्टली इसको इस तरह याद रखिए, फोर्स इक्वल टू P बटे T याद रखिए, ये ठीक है। ये चेंज होता है तब इसको चेंज इन मोमेंटम, चेंज के लिए हम लोग ये लगा के लिखते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं बल, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।